गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा कि यूरोपियन कंपनीज ने भारत में किस तरीके से अपना प्रसार किया, किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, देख लो आज का। प्रसार देखो हुआ क्या था। पोर्टुगीज आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और इनमें होता क्या है कि इनमें बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और अंतिम में इन सारी यूरोपियन शक्तियों को भारत से हटाने में कामयाब रहते हैं अंग्रेज। हटा दिया या उनको एक सीमित दायरे में उनको सीमित कर दिया। जैसे फ्रांसीसियों के पास पौंडीचेरी के अलावा इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। डच और डेनिश से तो सेटलमेंट पूरा खरीद के इनसे भगा दिया। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी गोवा तक क्या कर रखा है, सीमित कर रखा है। तो अंतिम में बचा कौन? अंतिम में बचे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग बचे। और यही आज हमें देखना है कि इन्होंने किस तरीके से भारत को ऑक्युपाई किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। देखो होता क्या है, मैप पे देख लो। मैप पे देखोगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। देखो अंग्रेज आते हैं, अपनी कंपनी सबसे पहले सूरत में बनाते हैं, फिर हुगली में बनाते हैं, फिर इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी का एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, औरंगजेब के समय तक शासन बड़ा सेंट्रलाइज है और अंग्रेजों को एक्सपेंड करने का उतना मौका नहीं मिल रहा है। एक केंद्रीय शक्तिशाली शासन है तो हुआ नहीं। औरंगजेब की मौत के बाद होता यह है कि पूरी इंडिया में छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो जाता है और ऐसे में अंग्रेजों को एक पर्याप्त मौका मिलता है खुद के एक्सपेंशन के लिए। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को कैसे फैलाया। तो देखो सबसे पहले हम बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में क्या था, ये देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी इंडियन टेरिटरी थी और इसमें शामिल था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था और इस एरिया को 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। तो हम क्या देखते हैं कि बंगाल से भारत में अंग्रेजों की जो विजय यात्रा है वो क्या हो जाती है, शुरू कुछ हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद फिर एक बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में और अंग्रेजों के हाथ में चीजें लग जाती हैं। मुगल बादशाह भी हार जाते हैं। मुगल बादशाह इनके पेंशनर हो जाते हैं, उनके पास ये सारा रीजन है। मुगल बादशाह भी पेंशनर हो गए। ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश का रीजन है। ये पूरा का पूरा एरिया 1764 तक बक्सर के युद्ध के बाद किसके पास चला गया, कंपनी के पास में, यानी अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये मैसूर का एरिया है। मैसूरू, वर्तमान में मैसूर का नाम क्या हो गया, मैसूरू हो गया। और यहां पे 1799 में इन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और मतलब हार जाता है और युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है और इस तरीके से मैसूर इनके पास में पहुंच जाता है। तो देख रहे हो इंडिया कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों के पास जा रहा है। बस यही हमारे टॉपिक का क्या है, आज का विषय है। और देखो इसके बाद यहां पे कौन है, यहां पे है हैदराबाद का नवाब। हैदराबाद में क्या होता है कि 1798 में सब्सिडरी अलायंस होता है, सहायक संधि होती है और सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद भी कंपनी के
प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला जाता है। नवाब को नहीं हटाया है लेकिन एक रेजिडेंट रख दिया है, और अब हैदराबाद भी कोई रिवोल्ट नहीं कर सकता अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो देख रहे हो, इधर से दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के पास चले गए। दक्षिण से मैसूर 79 में चला गया है, 1798 में हैदराबाद चला गया है, और यहाँ पे मराठवाड़ा है पूरे में, यहाँ पे मराठवाड़ा है यानी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या होता है कि अंगल मराठा वॉर होता है, और अंगल मराठा वॉर में मराठा संघ हार जाता है, और 1823 तक महाराष्ट्र भी सहायक संधि का हिस्सा हो जाता है। ठीक, सहायक संधि हुई कब हुई? 1802 में इन्होंने महाराष्ट्र के साथ सहायक संधि की है, यानी पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ इन्होंने क्या की थी? सब्सिडी अलायंस किया है। सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट लेके आए वेल्जली लेके आए हैं। वेल्जली का ड्यूरेशन भारत में आया है 1798 से लेके 1805 तक का। सहायक संधि या सब्सिडी अलायंस क्या था कि हैदराबाद के पास अंग्रेज प्रपोजल भेजेंगे कि आपको इनसे खतरा है, मराठों से, या आपको मैसूर से खतरा है। अब ये पूछेगा, हाँ जी भाई खतरा है तो क्या करें? बोले कि आपको हम सेना देंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हैदराबाद के नाम आपको लगता है या कंपनियां सही कह रही होगी। होता यह है कि अब अंग्रेज अपना एक रेजिडेंट रख देंगे हैदराबाद में, और एक सेना रखेंगे अपनी, यानी एक इंग्लिश सेना रहेगी हैदराबाद में, और उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? हैदराबाद का नवाब। लेकिन हुआ ये कि इस तरीके से अंग्रेजों के पास हैदराबाद की सारी पावर आ गई, सेना इनकी है, और धीरे धीरे इन्होंने नवाब के कान मरोड़ने क्या किया? शुरू किए। यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से सहायक संधि के द्वारा इन सभी राज्यों का कंट्रोल इंग्लिश कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, और यही क्या हो गया? प्रसार हो गया ना। ठीक, इसके अलावा ये जो रियासतें हैं राजपूतों की हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये सारे के सारे लोग हैं। ये देखेंगे कि इनके साथ सब्सिडी अलायंस कब हुआ। इसके बाद इस रीजन में, ये पाकिस्तान, पंजाब वाले रीजन को देखना है। इसमें हमें देखना है सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य किसने बनाया? राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह का देखो, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं कि सिख और अंग्रेजों के युद्ध होते हैं, और 1848-49 में अंग्रेज लोग सिख साम्राज्य को जीतने में भी क्या रहते हैं? कामयाब रहते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है मैसूर, हैदराबाद, मराठवाड़ा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और सिख साम्राज्य यानी पंजाब। अब इन सबको मिला के जरा ध्यान से देखो, पूरे भारत में ब्रिटिश लोगों का प्रसार हुआ या नहीं हुआ? प्रसार हो गया ना। और जब पूरे भारत में कंपनी का शासन हो जाएगा, वहीं से रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हो जाएंगे, अंग्रेजों के नए नए कानून शुरू हो जाएंगे, और वहीं से हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन भारत में किस तरीके का रहा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को अपने कंट्रोल में लिया। पहले हमने देखा था कंपनी आगे कहाँ कहाँ सेटल हो रही है, यानी कि कंपनी की सेटलमेंट के बाद जब भारत की राजनीतिक परिस्थितियां चेंज हुई तो उन्होंने कैसे पूरे भारत को जीत लिया। यही कहानी इसमें हमें देखनी है। हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे बंगाल से। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन बंगाल। अब टॉपिक क्या पढ़ना है? देखो इसमें टॉपिक कितने पढ़ने हैं। एक तो बंगाल को हमें देखना है, फिर मैसूर देखना है, हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजपूताना, सिख साम्राज्य। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग 5 या 6 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये होते होते आपको एक इतिहास की बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी कि अंग्रेज आके कैसे पूरे भारत में फैल गए। ठीक है, देखो
फाउंडर ऑफ बंगाल कौन है? बंगाल राज्य की स्थापना की किसने? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने। अब मुर्शिद कुली खान की क्या करो, इस कहानी सुन लो तो आपको और पता चल जाएगा कि ये कैसे ये बन जाता है यहाँ का, या कैसे स्थापना कर देता है। होता ये है कि ये मुर्शिद कुली खान जो है ना, औरंगज़ेब की फ़ौज में तोपची है। तोपची समझते हो? तोपची ये बड़ा सम्मान का पद है, तोप खाने का अध्यक्ष है, बड़ी मेहनत से काम करता है औरंगज़ेब के पास में। औरंगज़ेब का काफ़ी वफादार भी है, ठीक है। अब होता ये है कि औरंगज़ेब इसे बंगाल की गवर्नरी देता है, कहता है यार तू बंगाल देख ले, भरोसेमंद आदमी है, बंगाल संभाल लेगा, तो इसको बंगाल की गवर्नरी देके भेज देता है। औरंगज़ेब की मौत हो जाती है और ये अब धीरे धीरे बंगाल में क्या कर रहा है, अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। होता यह है कि फर्रुख सियार के समय पे इसको बंगाल का गवर्नर घोषित ही कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने वहाँ पे अपनी सत्ता बहुत मजबूती से स्थापित कर ली है। टैक्स एक्स कभी देता है, कभी मुगलों को टैक्स नहीं देता है। तो फर्रुख सियार को लगता है कि यार इसको वैद्य शासक बना देंगे तो ये थोड़ा सा हमारा सम्मान करता रहेगा और हमें टैक्स देता रहेगा। लेकिन अब ये टैक्स ही दे रहा है, लेकिन ये एक स्वतंत्र शासक की तरीके से बंगाल में शासन कर रहा है। ठीक, देखो देख लेते हैं। बंगाल में ये कुछ शासक हुए हैं जिनके बाद इस पीरियड में आके अंग्रेज लोग कैप्चर करेंगे बंगाल को। तो इनके ना एक बार कहानी सुन लो, इनमें से शायद ही कोई प्रश्न आए। एक प्रश्न आता है फाउंडर से, तो फाउंडर आपको पता ही चल गया, ठीक है। अब आप देखो होता क्या है। मुर्शिद कुली वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल, ज़्यादा कुछ नहीं पर देखना है इसे हमने, ठीक है। इसके बाद देखो सुजाउद्दीन जो है वो सन इन लॉ है, इसका दामाद है। निकम्मे टाइप का आदमी को ज़्यादा कर नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा बनता है। इन दोनों से कभी कोई प्रश्न नहीं, केवल इसलिए कि हायरार्की में है, आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अली वर्दी खान वॉज द कमांडर ऑफ सरफराज खान, ये इसका सेनापति था, ये इसका सेनापति है। सेनापति क्या कहता है कि इसे हटा के और सेनापति क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। इससे भी कोई प्रश्न नहीं, अली वर्दी खान से, ठीक है। इसके बाद होता यह है कि अली वर्दी खान का भी कोई बेटा नहीं है, ठीक। इसके बाद होता यह है कि ये इसकी बेटी का बेटा है, यानी कि सुजाउद्दौला के नाना कौन है, अली वर्दी खान। और सारा इतिहास अब सुजाउद्दौला का है। सुजाउद्दौला से लेके मैं आपको इन सब की पहले कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद क्या जितने प्रश्न बनेंगे वो हम लिख देंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को सुना देता हूँ सुजाउद्दौला की कहानी और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट। देखो समझ लो होता क्या है। अंग्रेज लोग इस समय तक बंगाल में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए हैं। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सन 1700 में बंगाल में फोर्ट विलियम क्या है, वो कोठी या वो किला है जहाँ पे कंपनी ने अपने आप को सेंट्रलाइज किया है और पूरे पूर्वी प्रदेशों की उन्होंने राजधानी बनाया हुआ है। अपने सभी जगहों का एक सेंट्रलाइज ऑफिस बनाया हुआ है, जो कि क्या है, फोर्ट विलियम में, ठीक है। देखो धीरे धीरे हुआ ये था कि इस दौरान जब तक ये लोग थे, इनके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, ठीक है। हुआ ये कि इसी दौरान मराठे हमले करने लगे थे इन लोगों पर, और मराठों ने लगभग इन लोगों से उड़ीसा के दीवानी राइट छीन लिए थे। यानी कि उड़ीसा नाम मात्र के इनके पास था, लेकिन वहाँ से टैक्स कलेक्शन कौन कर रहा था, टैक्स कलेक्शन कर रहे थे मराठे। और ये सारा काम हुआ इसके समय पे, ठीक है।
मराठों ने लगभग इसके समय पे क्या कर लिया है, उड़ीसा पे हमले किया। मराठी क्या करते हैं, हर जगह हमले करते हैं और साम्राज्य में फैली हुई है अव्यवस्था। अब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कंपनी है जहाँ पे अंग्रेजों का ट्रेड होता है, कभी मराठी हमला कर देते हैं, कभी वहाँ पे लोकल जो अराजक तत्व हैं वो हमला कर देते हैं। अब कंपनी एक हमले सारे करते हैं और कंपनी से टैक्स की भी डिमांड सारे करते हैं। बंगाल कहता है कि टैक्स हमें दो, मराठी कहते हैं टैक्स हमें दो, जो लोकल जमींदार हैं वो कंपनी से टैक्स अलग मांग रहे हैं, कंपनी के लोग अलग फ्रस्ट्रेशन के लेवल में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि शासन किसका है। इन सारी अव्यवस्थाओं में कंपनी अपने आप को फोर्टिफाई करती है, किलेबंदी शुरू कर देती है, कंपनी उसके अंदर सैनिकों को रखना शुरू कर देती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब ध्यान से देखना कि कंपनी कैसे सैन्य अपने आप को सैन्य सेना में कैसे परिवर्तन कर लेती है। इनिशियल फेज में वो लोग टैक्स चुका रहे हैं सबको, अब सबने हमले शुरू कर दिए, पता ही नहीं कि यहाँ का राजा कौन है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वो अपनी एक सेना रखते हैं ताकि वो लोकल लोगों से या जो असामाजिक अराजक तत्व हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, कंपनी में सब कोई हमला कर रहा है क्योंकि टैक्स मिलता है। ठीक, अब देखो होता ये है कि ये लड़का नया नया बनाया अभी नवाब कौन बना, शुजाउद्दौला, और इसको हिंदी में शॉर्ट में बोल देते हैं सिराज बना है नवाब। सिराज यंग भी है और इसको बंगाल को यूनाइट भी करना है, पैसे की भी ज़रूरत है और कोई टैक्स दे नहीं रहा, कंपनी टैक्स देती नहीं, लोकल किसानों पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से टैक्स बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये क्या करता है, ये कंपनी के टैक्स बढ़ाने की बात करता है, कंपनी से कहता है कि नहीं तुम्हें कंपनी कहाँ है, कलकत्ता में, पूरा का पूरा इसके पास में, ये कहता है कंपनी को टैक्स बढ़ाना है, टैक्स देने हैं उनको। ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक, ये क्या करता है, ये अली नगर में जहाँ पे देखो एक तो कलकत्ता में भी एक कासिम बाजार में, अली नगर में इसकी छोटी छोटी कंपनी ने अपने सब ऑफिसेज बनाए हुए थे। तो अली नगर पे ये हमला कर देता है, कासिम बाजार फैक्ट्री पे हमला कर देता है, और ये वाकया है 20 जून 1756 का। इसने अली नगर कलकत्ता वाली कोठी पर हमला किया। हमला करने के बाद होता ये है कि ये वहाँ से लूट लेता है चीज़ों को और कुछ अंग्रेज़ों को, जिनकी टोटल संख्या है 146, इन अंग्रेज़ों को बंदी बना लेता है और क्या करता है, कलकत्ता लाकर एक 18x14 इस साइज का एक रूम है उसमें बंद कर देता है। ठीक, और जब इसको, अच्छा कब की बात है, 20 जून की बात है, भयानक गर्मी पड़ रही है। ठीक, अब हुआ ये कि इसने रात को 146, अच्छा साइज छोटा है कमरे का, देखो 18x14, मतलब बंद क्या किए, सारे के सारे खड़े रहे होंगे रात भर, सोने का टाइम नहीं, अब बैठेंगे तब तो आदमी सोएगा। अच्छा, अब जेल तो जेल होती है, पत्थरों का एक काफ़ी ऊंची सी मतलब बना रखा है घर टाइप का, उसमें विंडो काफ़ी ऊपर जाके रहती है, और अंग्रेजों तुम्हें पता है गर्मी कितनी लगती है, जून की बात, कौन सा कूलर एसी लग रहा है उसमें जो बचेंगे। सुबह तक जब इसको खोलता है ना तो लगभग 23 लोग ही बचे हैं, बाकी रात को ही क्या हो गए हैं, निपट गए। क्यों, गर्मी से सफोकेशन इतनी ज़्यादा रही होगी और उसमें दम घुटने की वजह से बाकी लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और इसी घटना को ब्लैक होल कहा गया। ब्लैक होल की घटना, वैसे इसके विषय में किसी बहुत ज़्यादा इतिहासकार ने नहीं लिखा है, केवल एक, वो भी इंग्लिश एविडेंस है हमारे पास में, किसी हमारे देशी राइटर ने इसके विषय में नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता चल ही गया होगा ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल घटना है जब अली नगर पे सिराजुद्दौला ने हमला किया 20 जून 1756 को, कासिम बाजार अलीगढ़ की कोठियों से लूट लेता है, वहाँ पे अंग्रेज जो सैनिक हैं उनको बंदी बना लेता है, एक कमरे में बंद कर देता है, सुबह तक खोलता, तब तक सारे के सारे मर चुके होते हैं, केवल 23 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और अब इस घटना के बाद कंपनी में बड़ा गुस्सा है, किसके खिलाफ, सिराज के खिलाफ। ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि इससे बदला लेने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे। देखो क्या होता है,
सिराज बन तो गया था नवाब, लेकिन इसके घर में ही बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले लोग देख लो कौन कौन थे। एक, इसी की सौतेली मां घसीटी बेगम। घसीटी बेगम इसकी सौतेली मां है, वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने, ना कि सिराज। ठीक है। दूसरा, मीर जाफर। मीर जाफर सिराज का सेनापति है, वो भी चाहता था कि ये राजा बने, लेकिन बन कौन गया? सुजाउद्दौला बन गया। ठीक है, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी करेगा मीर जाफर। इसके अलावा सुजाउद्दौला ने एक बहुत बड़े व्यापारी है बंगाल के ही, जगत सेठ। जगत सेठ से बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं। पैसे ही तो नहीं थे बेचारे के पास, नवाब बन गया, मतलब पैसे ऐसे हैं नहीं। अच्छा, जगत सेठ से पैसे लिए हुए हैं, पैसे चुका नहीं पा रहा है, जगत सेठ अलग से परेशान चल रहे हैं। ठीक है। इनके अलावा एक व्यक्ति और है, मानिक चंद। मानिक चंद ये भी कलकत्ता में एक बहुत बड़ा अधिकारी है, जो कि सुजाउद्दौला से संतुष्ट नहीं है। अब ये सारे के सारे लोग हटाना चाहते हैं, किसे? सुजाउद्दौला को। ये क्या कहते हैं? ये एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक धोखा करते हैं। और देखो होता क्या है, सुजाउद्दौला की ब्लैक होल की घटना ने कंपनी को भी नाराज कर दिया है। और हम क्या देखते हैं कि कंपनी में इस समय कंपनी के जो हेड हैं वो इस समय लॉर्ड क्लाइव हैं। लॉर्ड क्लाइव वॉज द हेड, और हम कह सकते हैं कमांडर हैं, वो सेना को देख रहे हैं, सेना के जो किले की सुरक्षा के लिए है। लॉर्ड क्लाइव एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं अगेंस्ट सिराजुद्दौला। वो घसीटी बेगम से मिलते हैं, मीर जाफर से मिलते हैं, जगत सेठ से मिलते हैं, मानिक चंद से मिलते हैं, और इनको अपने फेवर में करने में कामयाब रहते हैं। घसीटी बेगम को पैसे का बहुत सारा लालच दिया जाता है। मीर जाफर को कहा जाता है कि सुजाउद्दौला को हटा के आपको ही नवाब बनाया जाएगा। जगत सेठ को पैसे, उनके जो इतने भी पैसे हैं वो चुकाने का वादा किया जाता है। मानिक चंद को एक सम्मानजनक पद देने की बात करते हैं, कौन? लॉर्ड क्लाइव। अब ये सारे लोग मिल जाते हैं किसकी तरफ? लॉर्ड क्लाइव की तरफ। देख लो, लॉर्ड क्लाइव की तरफ। लॉर्ड क्लाइव जब इनसे एक अपना अलायंस बना लेता है, इनके साथ एक गठजोड़ बना लेता है, तो वो अब सिराजुद्दौला को चुनौती देने लगता है और वो किसी भी प्रकार के टैक्स चुकाने से मना कर देता है। और अब सुजाउद्दौला उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब शायद सुजाउद्दौला को नहीं पता कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया हुआ है, इसको नहीं पता कि उसका सेनापति मीर जाफर जो इससे मिल चुका है। अब होता क्या है कि एक जगह है प्लासी, तो देखो क्या होता है। अब युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस युद्ध ने भारत की दशा और दिशा बदल दी। बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है और यहीं से कंपनी भारत में इस्टेब्लिश हो जाती है। बताया था ना मैप में, थोड़ा सा पहले देखो, मैप में दिखाया था कि जो सबसे पहला सूबा है जो अंग्रेजों के पास गया है वो बंगाल है। यानी सबसे पहले पॉलिटिकल पावर के तौर पे भारत में कहीं अंग्रेज आए तो वो बंगाल से आए। बंगाल ने उनको प्लेटफॉर्म दिया और वो पूरे देश में फैलने में कामयाब रहे। तो बंगाल प्लासी पे अधिकार कैसे हुआ? वो अधिकार के पीछे ये सारी की सारी राजनीति है। तो देखो होता क्या है, नवाब सिराजुद्दौला है। नवाब सिराजुद्दौला लगभग अपनी 25,000 लोगों की सेना लेके ऐसे पहुंच जाता है।
लॉर्ड क्लाइव के पास मात्र गिने चुने 400 लोग हैं। कितने? 400। अच्छा, होता ये है कि ये वाकया है 23 जून का। आम का प्लासी में आम का एक बगीचा है जिसमें ये युद्ध हुआ है। तो देख लो क्या होता है, जून का महीना है, बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सिराजुद्दौला की जितना तोप खाना और ये सब गोला बारूद है वो भीग जाता है, वो चलने योग्य नहीं रहता। और अब देखो इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोग ना फौज में बड़े लड़ाकू होते हैं, उनको मतलब कुछ उनको लड़ाई करनी है। सिराजुद्दौला का भी एक ऐसा ही छोटा सा टुकड़ी का हेड है मीर मदन। मीर मदन एक टुकड़ी को देख रहा है, मीर मदन बहुत लड़ाकू टाइप का आदमी है। वो यहां से एकदम हमला कर देता है किस पे? क्लाइव पर। क्लाइव को भी लगता है यार सारी सेटिंग फेल हो गई, आज तो मारे जाएंगे, मतलब सेना सामने से आ रही है। और जब सेना उड़ती है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हुई है तो एकदम धूल उड़ने लगी, चारों तरफ बादल बादल हो गए। जब घोड़े एकदम दौड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक, क्लाइव को लगता है जान गई, पता देख रहे हो क्लाइव हथेली पे लेके आए जान। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वहां युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, जाफर जो कि सेना का सेनापति है, कौन? मीर जाफर अपनी सेना ले जाके और क्लाइव के पाले में या पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये सारी चीजें होता हुआ देख के शुजाउद्दौला युद्ध छोड़ के भाग जाता है। ये ही गए थे बस 400, इनको कत्ल कर दिया जाता है और बिना किसी बहुत बड़ी लड़ाई के प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतने में कामयाब रहते हैं और यहीं से भारत की दशा और दिशा बदल जाती है। आपसे पूछा जाता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को होता है और बंगाल वो पहला सूबा बनता है जो कि अंग्रेजों के पास गया। अच्छा, यहाँ से सिराजुद्दौला भाग जाता है, बाद में मीर जाफर का बेटा उसका कत्ल कर देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुजाउद्दौला की कहानी हो जाती है खत्म। और प्लासी का युद्ध कैसे हुआ देख लिया। प्लासी के युद्ध में कोई युद्ध नहीं हुआ, सिंपल घसीटी बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ, मानिक चंद ने सौदे में शुजाउद्दौला को क्लाइव के हाथों बेच दिया है। सिंपल इतना हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ और ना ही ये कोई युद्ध था, ये एक धोखा था जो इन सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की अगेंस्ट द शुजाउद्दौला। और हम देखते हैं कि बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब देखो आगे क्या होता है। ये हो गया कहानी का एक पक्ष। दूसरा देखो, होता यह है कि मीर जाफर को बनना है नवाब। लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को नवाब बनवा देते हैं और इन सब की मांगे क्या कर दी जाती हैं? सेटिस्फाई कर दी जाती हैं। लेकिन अब कंपनी ने किसी भी तरीके के कोई भी टैक्सेस चुकाने से कर दिया मना। क्यों? कंपनी पावर है भाई, अब क्यों देगी वो। और अब बंगाल में जो जितने रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कंपनी क्या करती जा रही है? जब्त करती जा रही है। अब ऐसे में हो ये रहा है कि मीर जाफर नवाब तो बन गया लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब शासन चलाने में, डे टू डे लाइफ के शासन चलाने में उसको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिकल राइट्स इसके पास में, सेना इसके पास में, पुलिस इसके पास में, शासन व्यवस्था इसको देखनी है, पैसे सारे अंग्रेज ले रहे हैं। तो होता यह है कि ये भी चल रहा है बड़ा परेशान। ऐसे में मीर कासिम है, कुछ जगह पे इसी का भतीजा बोला गया है इसको, हम मान लेते हैं कि कोई फैमिली का ही व्यक्ति है। मीर कासिम जो है वो कंपनी के पास जाता है। मीर कासिम जाता है कंपनी के पास और कंपनी को बोलता है कि जाफर ने बहुत सारा खजाना छुपा रखा, तुमको दे कुछ नहीं रहा, मुझे बनाओ, बंगाल का सारा खजाना मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और बड़ी सारी छूट और रियायतें भी दूंगा आपको। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी टैक्सेस नहीं देने, बहुत सारी छूट और रियायतों का लालच देता है मीर कासिम। किसको? कंपनी को। अब कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक संधि हो जाती है और ये वाकया है 1760 का। कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक संधि होती है। जाफर को पता चल जाता है। जाफर इस डर से कि वही हाल कहीं मेरा ना हो जाए जो शुजाउद्दौला का हुआ, कलकत्ता छोड़ के भाग जाता है। और इस तरीके से बिना किसी युद्ध के मीर कासिम क्या बन गया?
राजा बन गया। और उसके बाद भाई मीर कासिम ने कमिटमेंट किया था, बहुत सारी छूट रियायतें, जो पहले ही शोषण कर रहे थे अंग्रेज, अब उनको और ज़्यादा शोषण करने का मौका मिल जाता है। मीर कासिम यंग है, वो सत्ता पे नियंत्रण चाहता है, लेकिन नियंत्रण मिलेगा कैसे? अंग्रेजों ने छीना हुआ है नियंत्रण तो सारा। और अब ये क्या करता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो इसके पास है पॉलिटिकल तरीके से। फिर उत्तर प्रदेश के रीजन में आओगे तो एक अवध की रियासत होती है, बहुत बड़ी अवध की रियासत थी, ठीक है, उसका सुजाउद्दीन उसका नवाब है। ठीक, इस समय तक दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। ये बंदा क्या करता है कि इन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, शाह आलम को दिल्ली में भी कांटेक्ट करता है, सुजाउद्दीन से भी करता है, और इस तरीके से ये एक अलायंस बनाने की कोशिश में है अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी को ये बात पता चल जाती है और कंपनी कलकत्ता की तरफ अपनी सेनाओं को परमिशन दे देती है आने की। जैसे ही इसे पता चलता है कि कंपनी के सैनिक आ रहे हैं, ये कलकत्ता छोड़ के भाग जाता है और फिर से मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आई बात। और अब क्या होगा, अब हमें जाना है बक्सर के युद्ध की तरफ। देखो ये बंगाल से भागा है, बंगाल से भाग के अवध के नवाब के पास में आया, अवध का नवाब जाएगा मुगल बादशाह के पास, और ये तीनों मिलके एक अलायंस बनाएंगे। उस अलायंस का युद्ध होगा कंपनी के साथ में, और हम क्या देखते हैं कि कंपनी जीत जाती है और पूरा उत्तर भारत, देखो मुगल बादशाह के पास दिल्ली, आगरा, उत्तर आसपास के सारा एरिया था। अवध की रियासत बहुत बड़ी है जिसके पूरा उत्तर प्रदेश और एक समय का मध्य प्रदेश शामिल है, और बंगाल में तो ये थे ही। यानी एक ही झटके में बक्सर के युद्ध के द्वारा मीर कासिम और शाह आलम की हार होती है और पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो अब हमें देखना क्या है? अब हमें देखना है बक्सर का युद्ध, ठीक है। अच्छा देखो अब होता क्या है कि अब हमें देखना है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बक्सर बिहार में भी अभी वर्तमान में जगह है, लेकिन उससे पहले मैप पे देख लो कि इस युद्ध से, इससे पहले क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। अब दोनों युद्धों ने किस तरीके से भारत की दशा और दिशा चेंज की वो देख लो। देखो अंग्रेजों ने बंगाल से जीतना शुरू किया, ये बंगाल का तो रीजन पूरा का पूरा चला ही गया है। मीर कासिम इनका एक पपेट टाइप का नवाब है। मीर कासिम क्योंकि कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी क्या सैनिक भेज देती है और मीर कासिम बंगाल छोड़ के फिर भाग जाता है। बंगाल छोड़ के भाग गया, वो आता है इस अवध के राजा के पास। कहां आता है? अवध के नवाब के पास। ये भी नवाब है जिसका नाम है सुजाउद्दौला। इसका ड्यूरेशन रहा है 1754 से 1775 के बीच में। अच्छा, कंपनी जहां भी जा रही है ना, किसी को रेवेन्यू नहीं दे रही है और उन्होंने अपने सैनिक भी बना लिए हैं। कंपनी से सारे परेशान हैं क्योंकि वो कहीं टैक्स देते ही नहीं। अवध का नवाब भी परेशान है कि कंपनी जहां जहां उनके प्रदेशों में है उनको टैक्स नहीं चुका दिया, और उसको लगता भी ऐसा है, सुजाउद्दौला को लगता भी ऐसा है कि जो बंगाल में इन्होंने काम किया है वो कंपनी मेरे साथ भी कर सकती है। और कासिम का प्रपोजल बढ़िया है कि हम दोनों मिलकर कंपनी का करेंगे सामना, लेकिन इन्हें लगता है कि यार हमारी पावर ना थोड़ी सी कम है। तो होता यह है कि अब ये मुगल बादशाह जो कि दिल्ली, आगरा, उसके आसपास का एरिया है, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड को अप्रोच करते हैं। और शाह आलम को तो कोई टैक्स नहीं चुका था। उस समय तक लगभग मुगल सत्ता का पतन हो गया है, बस इनके नाम का सिक्का चलता है क्योंकि बाप दादा ने 200 साल तक शासन किया था, तो केवल नाम चलता है, इनको कोई टैक्स नहीं चुका रहा है। अब ऐसे में बंगाल का, अवध का नवाब आके मुगल बादशाह को बोले कि आप हमारी लीडरशिप करें, तो उसे लगता है कि पुराने दिन वापस लौटने वाले हैं। ये भी तैयार हो जाता है कि नहीं, कंपनी के खिलाफ हम एक अलायंस बनाएंगे, कंपनी को भगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें। इस तरीके से ये तीनों लोग अलायंस बना लेते हैं और इनके पास में जो मोटा मोटा शासन है वो देखो, पूरा का पूरा उत्तर भारत इन तीन लोगों के पास में इस समय है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक तरफ है कंपनी,
एक तरफ कौन है, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ है शाह आलम। शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और एक है मीर कासिम। मीर कासिम। अच्छा, ये सारी शक्तियां रिप्रेजेंट कर रही हैं नॉर्थ इंडिया को, और एक तरफ है इनके सामने कंपनी, युद्ध होता है बक्सर का, कंपनी इस युद्ध को जीत लेती है और एक ही झटके में पूरा उत्तर भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जाता है। यानी जो बंगाल से चले थे लगभग 3 और 4 7 साल पहले, और 7 साल में ही उन्होंने पूरा उत्तर भारत एक झटके में क्या कर दिया, जीत दिया। और इस समय आपसे पूछा जाता है कंपनी का हेड कौन था, तो कंपनी का हेड है, ठीक। अब देखो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में ना देखो खास बात देखो क्या होता है, इनके पास 40,000 की सेना है, 40,000 सैनिक, और इनके पास सैनिक हैं मात्र 7,000। ठीक है। अब देखो इस युद्ध में सर हेक्टर मुनरो क्या करते हैं, शाह आलम को हरा देते हैं, और हम देखते क्या हैं कि पूरा उत्तर भारत एक ही झटके में बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों के पास चला जाता है। और इसकी तो डेट भी पूछी जाती है, ये इतिहास के कुछ निर्णायक युद्धों में से एक है, ठीक है। और अब एक ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी, जिसमें अंग्रेज लोग बहुत सारी छूट और रियायतें शाह आलम से, क्योंकि इसी के तो नाम का सिक्का चलता है, इसी के तो बाप दादाओं की सारी रियासतें हैं, इसके साथ संधि करेंगे और इससे बहुत सारी छूट और रियायतें प्राप्त करेंगे। तो अब बक्सर के युद्ध के बाद हमें देखना क्या है, इलाहाबाद की संधि, और इसी के साथ ये जो बंगाल का जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें देखना क्या है, इलाहाबाद की संधि किसके बाद होती है, बक्सर के युद्ध के बाद होती है। अब देखो संधि किस किस के बीच में हुई, कंपनी और शाह आलम के बीच में। इस समय कंपनी का मुखिया कौन है, मुनरो। मुनरो, और ये कौन है, शाह आलम। अब इसमें किसे क्या क्या मिला वो हमें देखना है। देखो इलाहाबाद की जो संधि होती है वो किस किस के बीच में होती है, देखो 2 ट्रीटी हुई थी, एक हुई थी शाह आलम के बीच में और एक हुई थी सुजाउद्दौला के साथ में। सुजाउद्दौला वाली संधि को इतना महत्व नहीं रखती है, ये संधि बहुत पूछी जाती है, और ये हुई है 12 अगस्त, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या, इसमें एक जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो क्या है कि कंपनी गॉट अ दीवानी, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। यानी कंपनी को क्या मिल गया, किससे, मुगल बादशाह से, मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। यानी रेवेन्यू कलेक्शन का सारा अधिकार किसके पास आ गया, कंपनी के पास में आ गया। और अब जो सैनिक जिम्मेदारी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किसके पास में रहा, वो उन्हीं लोगों के पास में रहा जिनके पास में पहले था। जैसे कि बंगाल में जाफर के पास में रहेगा, इस रीजन में मुगल बादशाह के पास में रहेगा, अवध में सुजाउद्दौला के पास में रहेगा,
लेकिन इतने बड़े रीजन की जो कि आय थी वो कहाँ चली गई, सारी कंपनी को चली गई। इसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुगल बादशाह को 26 लाख दिए। अच्छा है क्या, नहीं भी देते तो भी काम चलता, लेकिन कंपनी को यह दिखाना था कि हमने दीवानी में बोली लगा के ली है, तो ब्रिटेन की सरकार को पागल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि देखो हमने दीवानी तो ली है लेकिन हम एक रेवेन्यू चुका रहे हैं। अगर कहीं ब्रिटेन की सरकार को यह पता चल जाता कि इन्होंने पूरा का पूरा एरिया ही ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हो सकता है वो कंपनी का शासन खत्म करके अपने कंट्रोल में ले लेते। लेकिन कंपनी ने अपने आप को एज अ कंपनी दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिखाया, और वो क्या करती है, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देने के बदले में बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी अपने पास में रख लेती है। और यही इलाहाबाद संधि का सबसे बड़ा क्या है, क्लॉज है। तो इस तरीके से देखते हैं कि थोड़े से ही दिन में क्या हुआ कि पूरा का पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के पास चला जाता है। और अब देखो कहाँ पे खड़े हुए हैं हम, 1765 में खड़े हुए हैं। 1765 के बाद 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट की ऐसी क्या नीड पड़ी जो रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। अच्छा, इसके बाद क्लाइव पहले चला गया है, प्लासी के युद्ध में था, फिर वापस चला गया, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद अब क्लाइव भारत में वापस आ जाता है और वो बंगाल में, अब देखो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का शासन 2 भागों में बांटा। लॉर्ड क्लाइव ने किया, कब बांटा, 1565 में, सॉरी 1765 में। 1765 में ये हो गया। और अब तो क्या, दीवानी ले ली, सारी के सारे बंगाल के अधिकार इनके पास में है। और बंगाल के शासन को लॉर्ड क्लाइव ने 2 भागों में बांटा। एक है प्रशासनिक, इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और दूसरा दीवानी यानी राजस्व, रेवेन्यू। इसने क्या किया, पूरे बंगाल के शासन को अपने हाथ में लेके 2 भागों में बांट दिया, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा रेवेन्यू। अब हुआ क्या, प्रशासनिक जिम्मे तो नवाबों के हाथों में ही रहने दिया। क्यों, जाफर आ गया था ना बाद में, तो प्रशासन कौन देख रहा है, जाफर देख रहा है। लेकिन सारे पैसे का कलेक्शन कौन कर रहा है, पैसे का कलेक्शन कर दिया कंपनी, और इसी को डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोला गया है। डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार, दोहरी सरकार यानी दोहरी शासन की व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई। किसने की, लॉर्ड क्लाइव ने की। और देखो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1774 में, ये व्यवस्था शुरू हुई 1565 में। यानी कि लगभग 9 साल में इन लोगों ने बंगाल को इतना लूटा कि कंपनी के लोग ब्रिटेन की महारानी से ज़्यादा अमीर हो गए। अब जब कंपनी के लोग ब्रिटेन की महारानी से ज़्यादा अमीर होंगे तो ब्रिटेन के मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं उनके पेट में दर्द होगा या नहीं होगा, उनको भी लूट में हिस्सा चाहिए, उनको लूट में हिस्सा चाहिए। इसीलिए 1774 में कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बात समझ में आ गई। इस तरीके से अब हमारे सामने क्या आने लगे, एक्ट आने लगे। और यहीं से पूरा का पूरा प्रत्यक्ष नियंत्रण एक्ट के बाद अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। उम्मीद है बंगाल का इतिहास समझ में आया होगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम एक्ट करते हुए चले जाएं, या अब हम देखें कि मैसूर कैसे डिक्लाइन हुआ, हैदराबाद कैसे डिक्लाइन हुआ, सिख कैसे डिक्लाइन हुआ। तो इसको हम पॉलिटी में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपल एक्ट जो जाएंगे वो 1935 तक चले जाएंगे।
तो सबसे पहले हम कहते ये हैं कि बाकी स्टेट देख लेते हैं, फिर एक्ट करेंगे। लेकिन आपको बस इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्ट्स की शुरुआत क्यों हुई भारत में, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का भारतीयों को लेकर कोई बहुत पोलाइट तो रवैया था नहीं, क्योंकि पैसे में लूट में हिस्सा चाहिए। कंपनी अकेला लूटे तो फील सा नहीं आता, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहाँ के कंपनी के शासन को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं। तो बंगाल का इतिहास क्या है, समझ में आया? ठीक, इससे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बंगाल का आखिरी नवाब कौन था। पीसीएस में तो पूछ ही लेता है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो मुबारक उद्दौला वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल और इसका ड्यूरेशन रहा है 1772 से 1774 तक। ठीक है, तो ये बंगाल के अंतिम नवाब हैं, बंगाल का अंतिम नवाब है, यानी मुबारकउद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल प्रत्यक्ष तौर से अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। तो उम्मीद है बंगाल का इतिहास समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे मैसूर देखेंगे, फिर हैदराबाद देखेंगे, फिर मराठे देखेंगे, फिर राजा रणजीत सिंह को देखेंगे। इस तरीके से अंग्रेजों का भारत में प्रसार वाला टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा।